हेयर ऑयल चल रहे हैं कि बालों को जो है लंबा भी करते हैं, घना भी करते हैं, काले बाल भी कर देते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मैंने अभी जिस आपको बताया कि सारी ज़्यादातर तो मिथ्स हैं। कि इससे पहले भी मैं जो पहले बताया है कि हमारा हेयर फॉलिकल जो है वो हमारी डर्मिस में पड़ा हुआ है। इवन बच्चों की आप जब बात करें ना, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो उसकी एक हेड शेविंग का सिलसिला स्टार्ट होता है, उसमें भी अक्सर ख़वातीन जो ये पेशेंट्स हैं, माएँ हैं मेरे पास आके 3 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे या 5 साल की बच्ची पे ये कंप्लेन करेंगी कि मेरे बच्चे की हेयर ग्रोथ नहीं है और मैंने इसकी टिंडे बहुत करवाई हैं, मैं इसको हेड शेप बहुत करवाती हूँ, लेकिन जी मेरे बच्चे के बाल जो हैं वो नहीं आ रहे हैं सही से। उनको काउंसलिंग करना कि जी ये बार बार टिन करवाने से या हेड शेप करवाने से बच्चे के बाल नहीं ग्रो करेंगे, ये बच्चा जेनेटिकली ये चीज़ लेके पैदा हुआ है। अक्सर जो आपके जो बच्चों का एक हेयर साइकिल है ना जो चल रहा होता है, वो कुछ अरसे तक, सालों तक बच्चे का चलता है, फिर एक टाइम आता है, एज आ जाती है जब बच्चे के बाल घने हो जाते हैं, जो जेनेटिकली जिस चीज़ को लेके पैदा हुआ है वो हेयर ग्रोथ उसकी हो जाती है। अच्छा, फिर अक्सर लोग कहेंगे नहीं, जब हम टिन करवाते हैं उसके बाद हमें फील होता है कि बच्चे के बाल ज्यादा आ गए हैं, तो उस पे भी मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि देखिए, एक दफा जब हम टिन करवाते हैं ना बच्चे की, तो हम सिर्फ हेड शेप ऊपर से करवा रहे हैं, हम नीचे हेयर फॉलिकल को तो छेड़ ही नहीं रहे हैं। जब हेड शेप होता है तो उसके बाद जब बाल एकदम दोबारा आता है ना, तो पेशेंट की वो आप कह लें ऑप्टिकल इल्यूजन है, आंखों का धोखा है कि पेशेंट को लगता है कि हाँ वो, क्योंकि वो एक ही दफा सारा निकलना शुरू होता है तो पेशेंट को एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि देखा हमने टिन करवाई है तो बाल आ गया। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन है सिर्फ। जो बालों की जो हेल्दी और ग्रोथ है ना, वो आपकी न्यूट्रिशन, आपकी पोल्यूशन। देखिए आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा हम हेयर स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करते हैं, हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, बालों को कलर बहुत करते हैं, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, वो हमारा सारा बाल जो है वो ख़राब कर रही है। आलूदगी भी बालों को खराब, बहुत ज़्यादा ख़राब, सनलाइट से भी बाल डैमेज होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारा जो क्यूटिकल है वो तो सारा डैमेज हो जाता है। मैं कहती हूँ पेशेंट ने बाल कटवाने हैं कटवाएं, आपने जो भी अपना हेयर स्टाइल बनाना है बनाएं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं कि मेरा जो है मैं बाल कटवा दूंगी तो हेयर ग्रोथ जो है वो बड़ी हो जाएगी। देखिए जो लोग हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बाल स्ट्रेट करते हैं या डाई वगैरह करते हैं, उनको केयर किस तरह करनी चाहिए? क्या बहुत महंगी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हम इस चीज को तो डिस्करेज ही करते हैं कि स्ट्रेटनिंग वाली चीज नहीं करनी। हीट जो है वो आपके क्यूटिकल को, जैसे हमारी तो जरूरत है, हमें तो करना पड़ता है, तो फिर हम लोग क्या, तो हीट को थोड़ा कम रखे। जहां पर 180 डिग्री से ऊपर हीट जाएगी वो आपके हेयर क्यूटिकल को डैमेज करेगी। 180 तक ठीक, 180 तक ठीक है, उससे ऊपर जहां भी जाएंगे वो आपका बाल जो है वो नीचे से तोड़ेगी, खराब करेगी। तो आजकल की जरूरत ऐसी हो गई है, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो ज्यादातर जो चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही है ना हमारे हेयर फॉल में, वो जड़ से निकले ना निकले, वो नीचे से ब्रेकेज हो रही है ज्यादा। हमारे नीचे जो है वो चीजें जो है वो, जड़ों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? खाना, न्यूट्रिशन, न्यू हेयर है वो कैसे जो है वो ग्रोथ। देखिए उसमें आपका एक तो जेनेटिक मैंने कहा बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, अपने विटामिन डी का ख्याल रखें, अपने सीरम फेरेटिन और आयरन करवाएं। आप यकीन माने मेरे पास 60% पेशेंट इन चीज़ों के डेफिशिएंट होते हैं। मैं इनकी ये ट्रीटमेंट मेडिसिन स्टार्ट करवाती हूँ, उसके साथ मैं पेशेंट को हेल्प आउट करती हूँ विद शैम्पूज जो हमने देने होते हैं, या फिर मैं हेयर पीआरपी। पेशेंट को बहुत अच्छा फर्क आता है। किस तरह के आप कुछ शैम्पूज आते हैं जो मल्टीविटामिन शैम्पू होते हैं, तो वो हम सिर्फ देते हैं। रिकमेंड अगर करना चाहें शैम्पूज में कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, जो बायोटिन यूज की जाती है और कहा जाता है कि बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इनसे। अच्छा, बायोटिन की भी ना देखें एक हाइप है, एक हाइप है कि बायोटिन आपके बालों को बिल्कुल वो कर। देखिए बायोटिन, नो डाउट बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर फॉल होता है, लेकिन बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से और भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। और अगर आप हमारा उठा के देखें तो अगर आप टेस्ट करवाएंगी, हमारी आवाम बायोटिन की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं है इतनी जितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी में अगर आप बायोटिन ले रहे हैं, वो उसी को ही उसके बालों पे असर करेगी जो वाकई बायोटिन डेफिशिएंट है, वो उस पे असर नहीं करेगी। बायोटिन नहीं है, हर आप बायोटिन की आप में कमी नहीं है, आप बायोटिन ले ही जा रहे हैं और आपको बाल फिर भी गिरी जा रहा है, तो फिर आप पे तो वो बायोटिन काम नहीं करेगी। तो बायोटिन का क्या कोई उसका नुकसान भी होता है? बायोटिन का नुकसान नहीं है, हाँ ओवरडोज किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। ओवरडोज तो किसी भी चीज़, इवन जब मैं विटामिन डी भी देना शुरू करती हूँ उसमें भी मैं कहती हूँ कि अब हम ये जो ले रहे हैं उसके बाद हमने पेशेंट का टेस्ट वगैरह करवाना है, क्योंकि कुछ जब पेशेंट डेफिशिएंट होता है या इनसफिशिएंट होता है हमने डोज ज़रा ज़्यादा देनी होती है। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद फिर हमने वो डोज देनी होती है जो हमें एक दिन में चाहिए विटामिन डी की। क्योंकि देखिए हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हैं, बाहर जा रहे हैं, सनब्लॉक लगा के जा रहे हैं, घरों में बैठ रहे हैं, हमारी खुराक इस तरह नहीं है, कोई भी ज़्यादातर लोग दूध, मछली, अंडा या दही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हमारे में डेफिशिएंट है ही।
तो इसको हमने फिर एक नॉर्मल जो हमारी विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट है, हमने उसको पूरा करना ही करना है, नहीं तो फिर हम इस तरह की चीज़ों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर एस्थेटिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस तरफ एक ट्रेंड बन गया है, आपने खूबसूरत दिखना है तो आप अपने जो है सर्जरीज करवाएं, आपने अपने अगर होंठ बड़े बड़े होने चाहिए, आपके जॉ लाइन्स जो है वो फाइन होने चाहिए, तो क्या इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? देखिए आजकल ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है और हर कोई, बल्कि इवन पर्सनली हर लेवल पे चाह रहा है कि मैं बस अच्छा दिखूं, प्यारा दिखूं। तो सबसे पहले काउंसलिंग, देखिए अब एक एज है जब एक बंदा यंग है, 25 to 35, आप मैं कहती हूँ केयर करना शुरू कर दें, ताकि जो एजिंग के साइन जो आपके 40 में नजर आने हैं वो 45 या 50 में नजर आना शुरू हों। ठीक है, अच्छा अब एक पेशेंट जो अराउंड 40-45 तक पहुंच गया है और उसका, देखिए एजिंग को आप रोक नहीं सकते, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो भी इस दुनिया में बंदा पैदा हुआ है उसने बूढ़ा होना है। लेकिन एंटी एजिंग जो ड्रिप्स वगैरह आई हुई हैं, एंटी एजिंग ड्रिप्स नहीं है, हमारे प्रोसीजर्स हैं, इंजेक्शन जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शन आए हुए हैं, वो भी वाइटनिंग इंजेक्शन है, वो FDA अप्रूव नहीं है और वो कभी भी, मैं उसको क्लेम नहीं करती कि वो आपकी स्किन को वाइट करेंगे। यस, वो आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएंगे, लेकिन वो आपकी स्किन को कभी ऐसा नहीं है कि आप डार्क कम्प्लेक्शन के हैं तो वो आपको वाइट कर देंगे। और आप अच्छी स्किन किस स्किन को कहती हैं? अच्छी स्किन जो ग्लो करे, जिसमें कोई पिगमेंटेशन ना हो, जिसमें कोई दाना हो ना हो, और आपकी स्किन जो है वो उसमें ग्लो होना चाहिए, उसमें शाइन होनी चाहिए, डल ना लेके, रिंकल्स ना हो, फाइन लाइंस ना हो। देखिए अब एक एज है, विद एज तो वो चीज़ें आनी हैं आपकी। अब अगर आप 40-45 तक पहुंच गए हैं या 45-50 तक पहुंच गए हैं, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपकी सैगिंग शुरू हो जाएगी, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मेरिट लाइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगी, फैट जो हमारे अंदर होती है फेस के अंदर वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती है। वो खत्म होती है तो स्किन ऊपर से ढलक जाती है। प्रोसीजर उसके लिए हम करते हैं क्योंकि पेशेंट्स हैं, उनको नहीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा सोशल करती हैं, फीमेल सोशलाइज हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, तो उनके लिए हम प्रोसीजर्स भी करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अबव 40 जो भी 35 या अबव 40 पेशेंट है, उसको अपने कोलेजन जो है ना, इस तरह की ट्रीटमेंट जो आपका कोलेजन बूस्टअप करे, वो हर 6 माह से 1 साल के अंदर लाजमी लिया करे, ताकि आपका कोलेजन बूस्टअप रहे। कोलेजन बूस्टअप रहेगा तो आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस भी नहीं आएंगे, रिंकल्स भी नहीं आएंगे, और आपकी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स और मेरिट लाइन है ये भी जरा डिले हो जाएंगी। तो अपने कोलेजन को बूस्टअप लाजमी किया करें। अच्छा, जो मेकअप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी स्किन कैसे जो है वो डैमेज होती है? मेकअप से जो सबसे ज़्यादा जो मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ वो पेशेंट लेके आते हैं एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने, क्योंकि जाहिर अगर आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं और किसी को नहीं सूट करता, आप पेशेंट को नहीं, कंपनी पेशेंट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करने से एक्ने नहीं होती है, एक्नी फिर भी होती है, एक्नी फिर भी होती है। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनको फिर भी एक्नी होगी। आप वो लगातार 2-3 दिन मेकअप यूज करेंगे, उनको एक्नी होगी। फिर उसमें यही है कि जब अपना मेकअप उतारें, अच्छा सा अपना मुंह धोएं, टोनर से साफ करें, अंदर जो आपके पोर्स है ना वो गंदे नहीं रहने चाहिए। वो जब तक क्लॉग रहेंगे वहां पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती रहनी है, और बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होगी तो वहां पर एक्नी आएगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज आप बताना चाहें जो फेस की स्किन को जो है वो टाइट करे और आप लगेंगे कि अच्छा आपकी बेबी स्किन है? अच्छा, देखिए बेबी स्किन तो जब हम बेबी होते हैं तभी होती है। बेबी स्किन का जो कॉन्सेप्ट है ना, हर बंदा इसी के पीछे ही है। कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए ना कि बेबी स्किन हर एज में बेबी स्किन नहीं होगी। इसमें यस, मैं लाजमी उनके पेशेंट को तो मैं एडवाइस करना शुरू कर देती हूँ कि आपने ये चीज़ें लगानी है, सन ब्लॉक लगाना है। मैंने पिगमेंटेशन हमारे पास बहुत लोग लेके आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, अपना स्किन डल लगती है। उसमें जब मैं जाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस देखिए नॉर्मल लोग जो एक क्रीम लगाते हैं, अक्सर मेरे पास आते हैं कि हम एक नॉर्मल क्रीम लगा के जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वाई नॉट आप वो वाला सीरम या क्रीम लगा लें जो आपको बेनिफिट भी दे, जिसमें कोजिक एसिड है, जिसमें आपके पास अल्फा आर्बिटोन है। आप क्यों ना वो मॉलिक्यूल्स लगाएं जो कि आपकी पिगमेंटेशन को भी खत्म करें और आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी लेके आए। उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं। तो डार्क सर्कल जो है उनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, डार्क सर्कल्स सारे इस मिथ को भी मैं करना चाहूंगी थोड़ा सा कि देखिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा स्ट्रेस ले रही है, पढ़ बहुत ज़्यादा रही है, नींद नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल जेनेटिकली भी होते हैं।